नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्रिटिश काल में शिक्षा का विकास के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत तो प्राचीन काल से ही शिक्षा का दुनिया भर का केंद्र रहा है। दुनिया भर के विद्यार्थी भारत में पढ़ने के लिए आते थे। प्राचीन काल में भारत में बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हुआ करते थे। उनमें जैसे तक्षशिला है, नालंदा है, वल्लभी है, विक्रमशिला है इत्यादि। इसके अलावा धीरे धीरे ये विश्वविद्यालय नष्ट होते गए। इनका कारण था भारत के बड़े साम्राज्य का न रहना, यानी भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इसके अलावा भारत पर विदेशी आक्रमण होते रहे। इसकी वजह से भी भारत में ये इस तरह के विश्वविद्यालय नहीं रह पाए। इसके बाद हम चर्चा करें दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल। तो दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल ने भी इस तरह के विद्यालय जारी रखे, यानी प्राथमिक शिक्षा के लिए मकतब और उच्च शिक्षा के लिए मदरसे, और हिंदुओं ने अपने स्तर पर विश्वविद्यालय या शिक्षा के अंदर जारी रखे। उस समय हिंदुओं का शिक्षा के अंदर बनारस हुआ करता था। इसके बाद हम अंग्रेज़ों द्वारा शिक्षा के जो प्रयास करे गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हम देखते हैं शुरुआती समय में अंग्रेज़ शिक्षा के लिए कोई कार्य नहीं करते, क्योंकि उनकी सरकार का मानना है कि पुर्तगालियों ने शिक्षा और धर्म के क्षेत्र में ज़्यादा छेड़खानी की, तो उनको भारत से जल्दी जाना पड़ा। क्योंकि पुर्तगाली लोग धर्म को अपने व्यापार से ज़्यादा महत्व देते थे और अंग्रेज़ अपने व्यापार को ज़्यादा महत्व देते थे, क्योंकि उनका मकसद व्यापार पर ध्यान केंद्रित करना था। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर शुरुआत में कोई कार्य नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर एकाधिकार हो गया, क्योंकि यूरोप की अधिकांश कंपनियां भारत से जा चुकी थी या अंग्रेज़ों से हारकर कमज़ोर हो चुकी थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी सोचा कि हमें भी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा पर ध्यान देने का प्रयास 1793 के चार्टर एक्ट में देने का प्रयास करती है। हालांकि वहाँ सभी अंग्रेज़ अधिकारी एकमत नहीं हो पाते हैं, इस कारण यहाँ कोई कार्य नहीं किया जाता 1793 के चार्टर एक्ट में। लेकिन निजी तौर पर अंग्रेज़ अधिकारियों ने शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए, उनके बारे में शुरुआत से हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा मतलब अंग्रेजी शिक्षा नहीं दी जाती। यहाँ मुसलमान लोगों को खुश करने के लिए वारेन हेस्टिंग्स साहब ने ये कार्य किया कि मुसलमानों को शिक्षा देकर वो सरकारी नौकरी में सम्मिलित करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले तक केवल हिंदुओं का एकाधिकार था सरकारी नौकरियों पर। मुस्लिम लोग सरकारी नौकरी से दूर ही थे। तो हालांकि ये मदरसा इस्लाम के अलावा अनेक अन्य धर्म के लोगों ने भी इस मदरसे का फ़ायदा उठाया। इसके बाद जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो स्वाभाविक सी बात है, मुस्लिम लोगों के लिए मदरसे की स्थापना कर दी गई। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू लोगों को खुश करने के लिए यहाँ संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। और उस समय हिंदुओं की शिक्षा केंद्र बनारस था, तो यहाँ ये बनारस में ही इस कॉलेज की स्थापना करते हैं। और इसके लिए वे उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल से भी सहमति ले लेते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसकी स्थापना 1784 में की जाती है और बाद में इसका नाम बदलकर रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल कर दिया जाता है। इस सोसाइटी का ये जो संस्था बनाई गई, इसका लक्ष्य होता है जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करना, संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करना, या कोई अन्य भारतीय भाषा में है तो उसका अनुवाद करना। इसके अलावा भारतीय
धर्म को, संस्कृति को जानने का प्रयास करेगी ये संस्था। तो सबसे पहले चार्ल्स विल्किंसन ने गीता का अनुवाद किया अंग्रेजी भाषा में, और ये जो इसकी अंग्रेजी में अनुवाद किया गया तो इसकी प्रस्तावना लिखने वाले उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स होते हैं। मतलब अंग्रेज़ों का यहाँ बहुत ही ज़्यादा एशियाटिक सोसाइटी के प्रति समर्पण होता है, और वे भारतीय संस्कृति, कला, शिक्षा इत्यादि को जानना चाहते हैं, और भारतीय जो तमाम धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उनका अनुवाद अंग्रेजी में करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी उस समय कार्य नहीं कर रही थी, एशियाटिक सोसाइटी आज भी कार्य कर रही है। एशियाटिक सोसाइटी की आज भी 3 शाखाएं हैं, उनमें एक तो कलकत्ता में, एक मुंबई में है और एक लंदन में। इसकी 3 ब्रांचेज हैं आज भी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज उन लोगों के लिए थी, उन सिविल सर्विस करने वाले लोगों के लिए थी जो इंग्लैंड से तो जाते थे एग्ज़ाम पास करके, लेकिन वो भारत की कला संस्कृति या सभ्यता के बारे में नहीं जानते थे, भारतीय समाज के बारे में नहीं जानते थे। भारतीयता के बारे में उन्हें नॉलेज कराने के लिए ये प्रारंभिक तौर पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसी ट्रेनिंग कराने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये कार्य आज भी जारी है। IAS जो चुने जाते हैं उन्हें भारतीयता या संपूर्ण देश की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग के दौरान संपूर्ण भारत का भ्रमण करवाया जाता है। इसके बाद डेविड हेयर ने एक कॉलेज की स्थापना की, बिशप कॉलेज। इसकी स्थापना 1820 में की जाती है डेविड हेयर द्वारा, और 1817 हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। हिंदू कॉलेज की स्थापना हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के द्वारा की जाती है। बाद में इस कॉलेज का नाम बदलकर प्रेसिडेंसी कॉलेज कर दिया जाता है। और इसके बाद हम चर्चा करेंगे बंगाल का श्रीरामपुर। ये ईसाई मिशनरियों का केंद्र बन जाता है, जो बंगाल का श्रीरामपुर क्षेत्र है। ईसाई मिशनरियाँ बहुत पहले से ही धर्म प्रचार के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें अंग्रेज़ प्रशासन रोकता है ऐसा करने से, क्योंकि उनका मानना है कि धर्म में अगर हस्तक्षेप किया गया तो हमें परेशानी पैदा हो सकती है। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये प्रयास सफल रहता है। इस 3 लोग हैं, डॉक्टर केरी, मार्शमैन, वार्ड। इनको सम्मिलित रूप से श्रीरामपुर त्रयी के नाम से जाना जाता है, और ये भारत में बहुत पहले आ जाते हैं, लेकिन 1799 में ये श्रीरामपुर मिशनरी के नाम से संस्था संचालित करना शुरू कर देते हैं। विलियम कैरी मूल रूप से मोची का काम करते थे, लेकिन बाद में भारत आने के बाद ईसाई मिशनरी से जुड़ गए, और ईसाई मिशनरियों का कार्य था धर्म प्रचार करना। तो धर्म प्रचार ऐसे तो किया नहीं जा सकता, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति को जाने बगैर ये कार्य नहीं हो सकता था। तो इन्होंने भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानना चाहा, भारतीय भाषाओं को जानना चाहा, और इसके अलावा अपने धर्म के बारे में बताने के लिए तो पहले भारत में ऐसे लोगों की भी ज़रूरत थी जो उनकी बात समझ सकें। तो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा कार्य किया, क्योंकि स्कूल कॉलेजों द्वारा ही ऐसे लोग तैयार किए जा सकते थे जो उनकी भाषा बात समझ सकें, उनके धर्म के बारे में, ईसाई धर्म के बारे में समझ सकें। तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कार्य किया। अनेक स्कूल कॉलेज स्थापित किए मिशनरियों ने। आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट, ये नाम याद रखना होगा। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। तो इन्हें आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता क्यों कहा जाता है, तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं। 1793 के चार्टर एक्ट में सबसे पहले ये प्रयास किया जाता है कि भारत में शिक्षा पर बल दिया जाए, लेकिन सभी अंग्रेज अधिकारी इस पर एकमत नहीं होते। इस कारण यहाँ 1793 के चार्टर एक्ट में शिक्षा पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन इस समय चार्ल्स ग्रांट ही वो व्यक्ति हैं जो विचार देते हैं कि भारत
में धर्म प्रचार के लिए और भारतीयों को अंग्रेजी प्रशासन में सम्मिलित करने के लिए संपूर्ण भारत में हमें स्कूल कॉलेजों का जाल बिछा देना चाहिए, जिससे भारत के लोग हमसे जुड़ेंगे और ईसाई धर्म के बारे में जानेंगे, हमारे प्रशासन के बारे में जानेंगे। हालांकि 1793 में उनका विचार रद्द कर दिया जाता है, लेकिन बाद में उन्हीं का विचार पर 1813 में कार्य किया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शिक्षा क्षेत्र में कार्य शुरू करती है। तो चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा 1 लाख खर्चा करने का प्रावधान किया गया शिक्षा पर। इससे पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1 रुपया भी शिक्षा पर खर्च नहीं किया था। पहला मौका था जब शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्चा करने का प्रावधान किया गया। लेकिन यहाँ 1813 में ही ईसाई मिशनरी हैं, उनको धर्म प्रचार करने की छूट दे दी जाती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य शुरू कर दिया जाता है। इसके अलावा ईसाई मिशनरी हैं, उनको धर्म प्रचार करने की खुली छूट दे दी जाती है भारत में, क्योंकि इस समय तक अधिकांश यूरोपीय कंपनियां अंग्रेज़ों से हार चुकी थी या भारत से जा चुकी थी। तो अब अंग्रेज ही एकमात्र शक्ति बचे थे भारत में शासन करने वाले, तो वो अब यहाँ धर्म प्रचार भी कर सकते थे। तो ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई और 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्चा करने का प्रावधान किया गया। लेकिन ये 1 लाख रुपया बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता है 1933 तक। और 1933 ने 1833 के चार्टर एक्ट में ये खर्चा जो शिक्षा पर खर्च किया जाना था उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। लेकिन इस समय तक भी कोई खर्चा नहीं किया जाता, शिक्षा पर बिल्कुल भी कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी यहाँ 2 भागों में बंट जाते हैं। एक भाग है जो भारतीय भाषाओं में शिक्षा देना चाहता है और दूसरा भाग है यानी गुट है जो अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना चाहता है। तो उनके बीच जो ये अंग्रेजी शिक्षा और भारतीय भाषा में शिक्षा देने का जो लफड़ा था उसको सुलझाने के लिए उस समय के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने विधि अधिकारी लॉर्ड मैकाले हैं, वो उनके साथ विधि अधिकारी के रूप में कार्य करते थे। तो मैकाले ने जो अंग्रेजी भाषा में शिक्षा और भारतीय भाषाओं में शिक्षा के जो झगड़ा चल रहा था उसको ख़त्म करते हुए कहा कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा नहीं दी जा सकती, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जा सकती है। और इन्होंने समरण पत्र या मैकालेमेंट्स जो पारित किया, इसमें सुझाव दिया कि अंग्रेजी शिक्षा से ही हम कलरक तैयार कर सकते हैं, ऐसे लोग तैयार कर सकते हैं जो देखने में भारतीय लगते हों लेकिन सोचने समझने से बिल्कुल अंग्रेज हों। तो वो भारतीय लोगों के साथ एक खिलवाड़ करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर कर वो उनमें एक अंग्रेज बुद्धि उत्पन्न करना चाहते हैं। और मैकाले के इस कानून को 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर लिया जाता है। और ये यहाँ भारतीय सभ्यता संस्कृति पर तंज कसते हुए मैकाले एक कथन कहते हैं, एक अच्छे से अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के समस्त साहित्य के बराबर है। अरब और भारतीय साहित्य को बहुत कम आंकते हैं यहाँ। उनका मानना है कि एक यूरोपीय अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारतीय और अरब साहित्य से बेस्ट है। इसके अलावा 1835 में उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करते हैं। और इसी समय एक सिद्धांत दिया जाता है अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। ये सिद्धांत दिया तो जाता है मैकाले के द्वारा, लेकिन मैकाले इस पर कोई कार्य नहीं करते हैं और इस पर कार्य करते हैं ऑकलैंड। इसका मतलब ये होता है कि हमें उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देनी है। हम अगर उच्च वर्ग को शिक्षा देंगे तो निम्न वर्ग तक वो धीरे धीरे अपने आप पहुंचती रहेगी।
उनका मानना है कि जो उच्च वर्ग के लोग शिक्षा प्राप्त करेंगे वो धीरे धीरे अपने से नीचे के वर्ग को शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे संपूर्ण लोग शिक्षित हो जाएंगे। लेकिन ये उनकी जो धारणा है वो गलत सिद्ध होती है, क्योंकि जो उच्च वर्ग के लोगों को ये शिक्षित करते हैं वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं और निचले वर्ग की शिक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। इस कारण ये अधोमुखी निषेधन सिद्धांत फेल हो जाता है। तो हम देखेंगे इसकी शुरुआत है जो मैकाले करते हैं, लेकिन मैकाले इस पर कार्य नहीं करते, कार्य करते हैं ऑकलैंड। इसके बाद हम रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करते हैं टॉमसन। तो आपको ये साल से ज़्यादा यहाँ टॉमसन का नाम याद रखना होगा, और कई बुक्स में इनके स्थान पर डलहौजी का भी नाम आता है। तो मेरा जहाँ तक मानना है तो टॉमसन ही सही होगा, लेकिन कहीं अगर डलहौजी का नाम आता है तो आपको वो भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा J.E.D. बेथुन, इन्होंने कलकत्ता में एक बालिका शिक्षा के लिए बालिका स्कूल की स्थापना की, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद यहाँ डलहौजी इस स्कूल का संचालन लॉर्ड डलहौजी करते हैं, जो भारत के उस समय के गवर्नर जनरल होते हैं, और इस स्कूल का संचालन करने के साथ साथ इसे कॉलेज में भी प्रमोट करते हैं। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में हम शिक्षा के विकास को जारी रखेंगे। थैंक यू।